हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हमारा सेल सिग्नलिंग का लेक्चर नंबर 3 है एंड यूनिट 4 है, जो कि क्लास हो रहा है किसके लिए, CSIR नेट JRF के लिए। ठीक है, CSIR नेट JRF का क्लास हो रहा है एंड उम्मीद करती हूँ आप लोग पीछे का जो क्लास है वो देख रहे होंगे और अच्छे से रिवाइज भी कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, और आप लोग रिवाइज नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो हमारा इतना जो लेक्चर बनाना है वो वेस्ट ऑफ टाइम है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है थोड़ा सा पिछले क्लास में चलते हैं और हम लोगों ने पिछले क्लास में लास्ट में हम लोग कहाँ पे छूटे थे वो देखते हैं, थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, देन आगे हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने GPCR के बारे में पढ़ा था, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले इसको थोड़ा रिव्यू करते हैं रिविजन फॉर्मेट में कि GPCR क्या है, तो आगे हमें आज का जो सेशन है वो समझने में आसानी होगा। तो GPCR क्या है, एक जी प्रोटीन है, जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर है, यानी कि एक ऐसा रिसेप्टर जो जी प्रोटीन से लिंक्ड रहता है और उसके पास अल्फा हेलिक्स होता है, जिसमें से एन टर्मिनल आउटसाइड होता है, सी टर्मिनल इनसाइड होता है। सेल सरफेस रिसेप्टर जो होता है उसका सबसे लार्जेस्ट फैमिली जो होता है वो GPCR होता है। GPCR से सब जब लिगेंड आके बाइंड करता है तब जाकर के मेम्ब्रेन प्रोटीन एक्टिव होता है और उस मेम्ब्रेन प्रोटीन को जी प्रोटीन के नाम से जानते हैं। जो एक्टिवेटेड जी प्रोटीन होता है वो जाकर के एंजाइम से इंटरेक्ट करता है मेम्ब्रेन के। ठीक है, जिसमें GPCR होता है उसमें 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है, इसलिए इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं। ये एक मल्टीपास पॉलीपेप्टाइड है। GPCR सभी यूकैरियोट में प्रेजेंट रहता है। जी प्रोटीन क्या है, जी प्रोटीन एक हेटेरोट्रामेरिक प्रोटीन है जो कि लिंक रिसेप्टर के फॉर्म में होता है और ये प्रेजेंट होता है साइटोसोलिक साइट में। जी प्रोटीन जो है लार्जर ग्रुप ऑफ एंजाइम से बिलोंग करता है, जिसको कहते हैं GTPase। जी प्रोटीन को ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। जो ये इन्वॉल्व होता है ट्रांसमिटिंग सिग्नल में, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है बाहर से अंदर की ओर, यानी आउटसाइड से लेकर के इंटीरियर की ओर। जो जी प्रोटीन होता है वो हेटेरोट्रामेरिक प्रोटीन होता है। 3 तरह के सब यूनिट ये कंटेन करता है, अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट, गामा सब यूनिट, जिसमें से अल्फा और गामा सब यूनिट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। और जो अल्फा सब यूनिट होता है उसके बाद GTPase एक्टिविटी देखने को मिलता है, यानी कि गैप एक्टिविटीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से GTP से GTP जो है GDP में कन्वर्ट होगा। जो अल्फा सब यूनिट होता है उसके पास 2 फॉर्म होता है, एक इनएक्टिव फॉर्म, एक एक्टिव फॉर्म। जो इनएक्टिव फॉर्म होता है वो होता है जब अल्फा GDP से बाउंड होगा तो इनएक्टिव फॉर्म, लेकिन जब अल्फा GTP से बाउंड होगा तो एक्टिव फॉर्म होता है, लेकिन जब एक्टिव फॉर्म तभी होगा जब लिगेंड आकर के बाइंड करेगा। दिस आर द ऑल अबाउट द GPCR एंड जी प्रोटीन। नाउ कम्स टुडेज लेक्चर्स एंड नाउ कंटिन्यू दिस लेक्चर्स। तो आज हम लोग देखेंगे GPCR का मैकेनिज्म कैसा मैकेनिज्म है, एक्चुअली में जो GPCR है वो कैसे काम करता है और जी प्रोटीन कैसे काम करता है। तो अभी हम लोगों ने बताया कि जो जी प्रोटीन होता है उसके पास जो 3 सब यूनिट्स होते हैं, जिसमें से अल्फा सब यूनिट के पास 2 फॉर्म होता है, एक्टिव एंड इनएक्टिव फॉर्म। उसी के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो जी प्रोटीन होता है, जी प्रोटीन से जब GDP आकर के बाइंड होता है तो वो इनएक्टिव होता है। उसके बाद GEF है, जब लिगेंड आकर के बाइंड करता है रिसेप्टर से, समझ आ रहा है, जब लिगेंड आकर के बाइंड करता है रिसेप्टर से तब GEF नाम का जो प्रोटीन होता है वो एक्टिवेट होता है। और जब GEF नाम का प्रोटीन एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, GDP को यहाँ से मार के भगा देता है बाहर, तुम जाओ, और इसकी जगह पे क्या करता है, GTP को यहाँ पे ला करके ऐड कर देता है। किस पे, जी प्रोटीन को। तो अब इनएक्टिव जी प्रोटीन जो था वो GTP लगने के बाद क्या हो गया, एक्टिव जी प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया। अब जो मैकेनिज्म होना होगा यहाँ पे, जो रिस्पॉन्स आगे होना है, जो प्रोसेस सिग्नलिंग चलनी है वो सिग्नलिंग आगे चलेंगी, इफेक्ट जो होगा वो देखने को मिलेगा। एंड आफ्टर दैट GTPase एक्टिविटी देखने को मिलता है, जिसमें से गैप नाम का प्रोटीन एक्टिवेट होता है और ये गैप प्रोटीन क्या करेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज करा करके यहाँ पे GDP को क्या करेगा, यहाँ पे ला करके ऐड कर देगा। तो GDP को जब ला करके ऐड कर देगा तो ये वापस से जी प्रोटीन फिर से इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। ये हो गया GPCR और जी प्रोटीन कैसे काम करता है
ठीक है। ये एक बार फिर से बता देते हैं, इनएक्टिव जी प्रोटीन है। इनएक्टिव जी प्रोटीन क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जीडीपी आके बाइंड किया है और यहाँ पे लिगेंड आकर के बाइंड नहीं किया है। लेकिन जैसे ही लिगेंड आके रिसेप्टर से बाइंड करेगा, जी प्रोटीन के पास जो है जीईएफ जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करेगा, जीडीपी को वहाँ से मार भगाएगा और जीटीपी को ला करके लगा देगा। तो जैसे ही जीटीपी को ला के लगा दिया और जी प्रोटीन एक्टिव हो गया, उसके बाद जो फंक्शन सिग्नलिंग प्रोसेस होना था वो होगा। उसके बाद जीटीपेज एक्टिविटी होगा। जीटीपेज यानी कि गैप जो है वो एक्टिव होगा। एक्टिव होने के बाद ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज कर देगा और रिलीज करने के बाद जीडीपी को ले जाके वापस से जी प्रोटीन से लगा देगा, जिसके कारण क्या होगा कि वापस से जी प्रोटीन जो एक्टिव था वो इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। तो ये वर्किंग मैकेनिज्म था। हम लोग डिटेल में देखते हैं कि हाउ एक्चुअली दिस जीपीसीआर वर्कड। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पहले डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, देन वी आर स्विच्ड इन दिस लाइन फॉर्मेट, नोट फॉर्मेट। ठीक है, तो इस पर हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे लिगेंड है और ये लिगेंड यहाँ पे आके बाइंड नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे जब बाइंड नहीं किया हुआ है तो क्या होगा कि यहाँ पे ट्राइमर फॉर्म में, हेटेरोट्राइमर फॉर्म में ये प्रेजेंट है कौन, जी प्रोटीन, दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा के फॉर्म में। यहाँ पे जीडीपी लगा हुआ है, इनएक्टिव फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही यहाँ लिगेंड आकर के बाइंड किया, इसके कन्फर्मेशन में चेंज आया, कन्फर्मेशन चेंज हुआ। चेंज होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जीईएफ नाम का प्रोटीन जो था वो एक्टिव हुआ और जीईएफ क्या करेगा, यहाँ पे जीटीपी को यहाँ पे लगा देगा और यहाँ से जीडीपी को यहाँ से रिलीज करा देगा। ठीक है, और जैसे ही ऐसा होगा उसके बाद ये जो है दो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोमर और डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मोनोमर फॉर्म में कौन होगा, अल्फा सब यूनिट होगा मोनोमर फॉर्म में, जिससे कि जीटीपी लगा होगा। और डाइमर फॉर्म कौन बनाएगा, बीटा एंड गामा फॉर्म गामा बनाएगा। तो बीटा और गामा बनाएगा। उसके बाद जो सिग्नलिंग प्रोसेस होना है, जिस एंजाइम का एक्टिवेशन होना है वो होगा। और वो होने के बाद क्या होगा, फिर जीटीपेज एक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे कि गैप नाम का एंजाइम आएगा और ये गैप क्या करेगा, जीटीपी को जीडीपी से रिप्लेस कर देगा और अल्फा वापस से जीडीपी से बाइंड हो जाएगा। और बाइंड होने के बाद फिर से ये हेटेरोट्राइमेरिक फॉर्म में आकर के ये इस तरह से इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। और फिर जब लिगेंड बाइंड आएगा तो इस तरह से ये जो है साइकिल जो है ये चलता रहेगा। ठीक है, एक बार इस डायग्राम पे फिर से फोकस करते हैं। लिगेंड है, लिगेंड आकर के लिगेंड जब बाइंड नहीं किया, हेटेरोट्राइमर फॉर्म में है जी प्रोटीन, लेकिन जैसे ही लिगेंड आके बाइंड किया, यहाँ पे जो जी प्रोटीन है वो एक्टिव हुआ। एक्टिव कैसे हुआ, तो जीईएफ नाम का एंजाइम आया, वो क्या करेगा, जीटीपी से जीटीपी को लगा देगा अल्फा सब यूनिट पे, जीडीपी को हटा देगा और इसके बाद ये क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद ये मोनोमर और डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कौन, जी प्रोटीन, दैट इज अल्फा और बीटा गामा फॉर्म में। तो अल्फा फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, मोनोमर फॉर्म होगा और डाइमर फॉर्म कौन होगा, बीटा एंड गामा डाइमर फॉर्म होगा। तो उसके बाद जो है जब मोनोमर बन गया, इसका मतलब कि ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद जो एंजाइम का एक्टिवेशन कराना, उस एंजाइम का एक्टिवेशन होगा और उसके बाद जीटीपेज एक्शन देखने को मिलेगा, यानी गैप एक्टिवेट होगा। गैप एक्टिवेट होने के बाद वापस से अल्फा पे जीटीपी की जगह जीटीपी को लगा देगा, फिर वापस से ये इनएक्टिव हो गया। इनएक्टिव होने के बाद हेटेरोट्राइमर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, और उसके बाद फिर इस फॉर्म में ये रहेगा जब तक कि फिर वापस से लिगेंड आकर के इससे बाइंड नहीं करता है। तो इस तरीके से जीपीसीआर का साइकिल चलता रहता है और चलता ही रहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे लाइनिंग पे आते हैं, क्या कह रहा है। ठीक है, जो चीज़ मैंने समझाया वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, कि जब जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है यानी कि जीपीसीआर है, जीपीसीआर के रिसेप्टर से आकर के जब लिगेंड बाइंड होता है, बाइंड होने के बाद कन्फर्मेशन में चेंज आता है। कन्फर्मेशन में चेंज आने के बाद क्या होता है कि जीईएफ नाम का फैक्टर यानी कि ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर जो है वो एक्टिवेट होता है और ये एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है, जीडीपी को जीटीपी से रिप्लेस कर देता है, जिसके कारण जीपीसीआर पाथवे ऑन हो जाता है। ठीक है, ऑन होने के बाद क्या करता है, ये जो एक्सचेंज हुआ है ये ट्रिगर करता है किस पे, जी अल्फा सब यूनिट पे करता है। ठीक है, जो बाउंड करता है, जो जीटीपी है बाउंड करता है किससे, जी जो अल्फा सब यूनिट है उस पे बाइंड करता है। ठीक है, तो जी बीटा और गामा जो है वो डाइमर बनाता है। ठीक है, पूरे रिसेप्टर में
बीटा गामा जो है डाइमर बनाता है, जबकि जो अल्फा सब यूनिट है वो कौन बनाएगा, मोनोमर बनाता है। जो बीटा और गामा एक्टिवेट होता है तो वो डिफरेंट सिग्नलिंग कैस्केड चलाता है या सेकेंडरी मैसेंजर पाथवे में वो फंक्शन करता है, ठीक है, और इफेक्टर प्रोटीन की तरह भी काम करता है, जबकि रिसेप्टर जो है वो एबल है एक्टिवेट करने के लिए किसको, जी प्रोटीन को एक्टिवेट करने के लिए। जो जी अल्फा सब यूनिट होता है वो इवेंचुअली हाइड्रोलाइज होता है और अटैच होता है जीटीपी से टू जीडीपी, यानी जीडीपी को रिप्लेस करके जीटीपी से होता है, और उसके बाद बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटी को ये अलाउ करता है, ठीक है, वापस से रीएसोसिएट अलाउ करता है, और अलाउ करने के बाद क्या होता है, ठीक है, मतलब सॉरी यहाँ पे जो जी अल्फा सब यूनिट होता है उसके बाद जो फंक्शन होना है वो हो गया, ठीक है। उसके बाद जीटीपी जो है जीडीपी से रिप्लेस हो जाता है, यानी कि जीटीपी की जगह जीडीपी आकर के बाइंड कर जाता है, जिस तरह यहाँ पे देखे थे हम लोग, यहाँ पे जीडीपी आके बाइंड कर गया, और बाइंड करने के बाद क्या हुआ कि वापस से जो बीटा गामा सब यूनिट था, अल्फा सब यूनिट था, वापस से रीएसोसिएट हो गया, ठीक है, और एक न्यू साइकिल के लिए रेडी हो गया। जी अल्फा सब यूनिट जो होता है वो जीटीपीएस डोमेन कंटेन करता है, जो कि हाइड्रोलाइज करता है किसको, जीटीपी से जीडीपी को। जो जी प्रोटीन सिग्नल का जो लेंथ होता है वो कंट्रोल होता है जीटीपी बाउंडेड अल्फा के ड्यूरेशन से। तो जितना देर अल्फा से जीटीपी बाउंड होगा उतना ही देर सिग्नल का एक्टिवेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो कि रेगुलेट होता है आरजीएस के थ्रू। आरजीएस क्या होता है, रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग। जी प्रोटीन सिग्नलिंग को जो रेगुलेट करता है उसको आरजीएस कहते हैं। जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन को गैप कहते हैं, ठीक है, जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन को गैप कहते हैं, ठीक है। वो स्पेसिफिक होता है किसके लिए, जी अल्फा सब यूनिट के लिए। ये एक मैकेनिज्म है जीपीसीआर का। अब जीपीसीआर हम लोगों ने देखा, उसके जीपीसीआर जो है के पास रिसेप्टर होता है, देखा हम लोगों ने कैसे रिसेप्टर होता है, और ये रिसेप्टर के लिए क्या क्या लिगेंड हो सकते हैं। लिगेंड न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं, न्यूरोपेप्टाइड हो सकते हैं, पेप्टाइड हार्मोन हो सकते हैं, डिजीज फैक्टर हो सकता है, इम्यून सेल हो सकता है, एड्रेनलिन हो सकता है, स्मेल हो सकता है, लाइट हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, ग्रोथ फैक्टर हो सकता है। ये सभी लिगेंड के फॉर्म में जीपीसीआर के रिसेप्टर से बाइंड करके काम कर सकते हैं। तो प्राइमरी मैसेंजर होता है लिगेंड, ठीक है। सेकेंडरी मैसेंजर कौन होता है, सेकेंडरी मैसेंजर होता है जैसे सीएमपी, सीजीएमपी, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, दैट इज IP3, डैग, कैल्शियम, ठीक है। ये सारा क्या होता है, सेकेंडरी मैसेंजर पार्ट में होता है। तो स्टार्टिंग में जब हमने आपका क्लास लिया था तो उस समय हमने एक मम्मी पापा का एग्जाम्पल देके आप लोग को बताया था कि कैसे चीज़ें होती हैं। तो एक मम्मी है, ठीक है, और एक बेटा है, ठीक है, मम्मी है और पापा हैं, ठीक है, और एक नन्हा सा बेटा है, ठीक है। इसको चाहिए एप्पल का फोन। क्या चाहिए, क्या चाहिए, एप्पल का फोन चाहिए। तो एप्पल का फोन चाहिए और इसको पापा से ये डायरेक्ट बात नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये डरपोक है थोड़ा, मतलब पापा से डर लगता है, इसलिए ये पापा से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता है। इसीलिए ये किसको बोलेगा, ये अपनी मम्मा को बोलेगा कि मम्मा मम्मा मुझे फ़ोन चाहिए, ठीक है। तो ये क्या किया कि ये पहली बार ये सिग्नल यहाँ पे भेजा, ठीक है, पहली बार ये सिग्नल भेजा। तो ये जो पहली बार इसको सिग्नल भेजा, तो यहाँ पे ये मदर जो है ये लिगेंड की तरह काम करेगी, ठीक है। तो ये लिगेंड की तरह काम करेगी। तो सबसे पहला जो इसका मैसेज रिसीव किया वो कौन किया, इसकी मदर ने, ठीक है। इसीलिए ये क्या हुआ, प्राइमरी मैसेंजर। तो सबसे पहले मैसेज किसने रिसीव किया, इसकी मदर ने। इसके बच्चे ने कहा कि मुझे फ़ोन चाहिए, तो ये इसकी माँ ने सबसे पहले सुना, सबसे पहला मैसेज माँ के पास आया, यानी कि ये लिगेंड की तरह काम करेगा। तो प्राइमरी मैसेंजर किस तरह से लिगेंड की तरह काम करता है ये पता चला। उसके बाद ये इसके फादर को ट्रांसलेट करेगी। तो दूसरी बार यहाँ पे ये सिग्नल पहुंचा, सेकेंडरी सिग्नल यहाँ पे पहुंचा, दो बार सेकेंडरी मैसेज कह सकते हैं या सेकेंडरी सिग्नल आप कह सकते हैं, यहाँ पे पहुंचा। अब इस
इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, देगा कि नहीं देगा फोन, वो बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या जानना चाह रहे थे कि प्राइमरी मैसेंजर और सेकेंडरी मैसेंजर। तो प्राइमरी मैसेंजर क्या हुआ, लिगेंड, और सेकेंडरी मैसेंजर क्या हुआ। तो प्राइमरी मैसेंजर कैसे कहें और सेकेंडरी मैसेंजर कैसे कहें, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जी अल्फा का टाइप्स के बारे में देखेंगे कि जी अल्फा कितने प्रकार का होता है। हम लोगों ने अभी देखा ना, जी प्रोटीन जो होता है 3 अल्फा सब यूनिट कंटेन करता है जी, ठीक है, हेटेरोट्राइमेरिक फॉर्म में होता है, अल्फा बीटा गामा सब यूनिट कंटेन करता है। उसमें से हम जी अल्फा का टाइप्स देखते हैं कि जी अल्फा कितने तरह का होता है। जी अल्फा जो है 4 तरह का होता है, जी एस अल्फा, जी क्यू अल्फा, जी आई अल्फा एंड ट्रांसड्यूसिन। जी आई अल्फा जो है कि किस किस पाथवे में काम करता है वो भी देखते हैं। तो जी एस अल्फा CAMP पाथवे में काम करता है, जी क्यू अल्फा IP3 डैप पाथवे में काम करता है, जी आई अल्फा जो है गावा रिसेप्टर पाथवे में काम करता है, और ट्रांसड्यूसिन जो है विजन सिस्टम में काम करता है। अब एक्चुअली में जो ये जी अल्फा के डिफरेंट टाइप्स हैं, ये क्या फंक्शन करते हैं डिफरेंट पाथवे में, तो वो भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पाथवे पढ़ेंगे तो ये इमेज जो ये वाला जो चार्ट है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कोई भी पाथवे आपको आसानी से समझ आ जाएगा, मतलब आपके लिए हलवा मक्खन मलाई इतना इजी हो जाएगा। ठीक है, इतना इजी हो जाएगा, राइट। तो ये चार्ट आपको याद रहने चाहिए किसी भी पाथवे को पढ़ने के लिए। तो चलिए, जी अल्फा जो है वो 4 तरह का होगा। जी एस अल्फा जो किस पाथवे में यूज होता है, CAMP पाथवे में। क्या फंक्शन करता है जी एस अल्फा, तो ये AC को एक्टिवेट करता है, और जब AC को एक्टिवेट करता है, AC4 एडिनिलाइट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करने के बाद क्या होता है, जब AC एक्टिवेट करता है तो CAMP का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो जी एस अल्फा CAMP पाथवे में काम करता है, और क्या काम करता है, AC को एक्टिवेट कराता है, जिससे ATP कन्वर्ट होता है CAMP में, तो जिससे CAMP का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब GQ अल्फा है किस पाथवे में काम करता है, IP3 डैक पाथवे में काम करता है। क्या काम करता है, तो ये IP3 डैक पाथवे में PLC को एक्टिवेट करता है। PLC क्या है, फॉस्फोलाइपेज C नाम का एंजाइम है। ठीक है, जी आई अल्फा क्या है, गावा रिसेप्टर में फंक्शन करता है, और गावा रिसेप्टर में GI इनहिबिटरी, GI फॉर इनहिबिटरी, ये क्या करेगा कि डू नॉट अलाउ CMP प्रोडक्शन, CMP का प्रोडक्शन नहीं कराएगा। CMP का प्रोडक्शन नहीं कराने का मतलब AC को इनहिबिट करेगा। यहाँ पे AC एक्टिवेट हो रहा था तभी तो CMP का प्रोडक्शन मिल रहा था, लेकिन AC जब एक्टिव नहीं होगा तो CMP का प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। ये AC को इनहिबिट करता है, CMP का प्रोडक्शन कराता है, यानी कि ये क्या है, AC का इनहिबिटर है, एडिनिलाइट साइक्लेज का इनहिबिटर है। अब आते हैं ट्रांसड्यूसिन। ट्रांसड्यूसिन विजन सिस्टम में काम करता है, और विजन सिस्टम में क्या करता है, ये विजन सिस्टम को एक्टिवेट कराने में हेल्प करता है। अब एंजाइम पे आते हैं कि मेन एंजाइम यहाँ पे लिखा है जो कि डिफरेंट पाथवे में यूज होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से एंजाइम है और किस तरह से वर्क करते हैं कि फॉस्फेटाइज एंजाइम, एक है काइनेज एंजाइम, काइनेज एंजाइम को फॉस्फोट्रांसफरेज एंजाइम भी कहते हैं, एक है फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम, और नेक्स्ट है फॉस्फोरिलेज एंजाइम। फॉस्फेटेज एंजाइम का क्या फंक्शन होता है, ये फॉस्फेट को रिमूव करने के काम करता है, फॉस्फेट को रिमूव कराता है, यानी कि डीफॉस्फोराइलेशन कराता है। जो काइनेज है वो क्या करता है, फॉस्फेट को ऐड कराता है, किससे, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल से। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ATP, GTP, NADPH, ये सभी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल से फॉस्फेट का एडिशन कराता है। ठीक है, तो काइनेज को क्या कहते हैं, फॉस्फोट्रांसफरेज भी कहते हैं। तो फॉस्फोडाइस्टरेज क्या करता है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। जो फॉस्फोरिलेज एंजाइम है वो क्या काम करेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन कराएगा। तो इस तरीके से जी अल्फा हो गया 4 तरह का, GS अल्फा, GQ अल्फा, GI अल्फा, ट्रांसड्यूसिन। और एंजाइम कौन कौन से हो गए, फॉस्फेटेज, काइनेज, फॉस्फोडाइस्टरेज एंड फॉस्फोरिलेज। अब हम लोग चलते हैं GPCR के पाथवे में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। चलिए, ना ही है प्रॉब्लम, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो GPCR में ये डिफरेंट पाथवे देखने के लिए मिलता है। कौन कौन से पाथवे हैं, CMP पाथवे, IP3 डैक पाथवे, कोलेरा टॉक्सिन पाथवे, पर्ट्यूसिस पाथवे, विजन पाथवे, NO सिग्नलिंग। ठीक है,
जिसमें CMP में कौन सा G अल्फा काम करता है, GS अल्फा, IP3 में कौन सा अल्फा, GQ अल्फा, विजन सिस्टम में कौन, ट्रांसड्यूसिंग। तो आपको ये सारे याद करने हैं और आज से हम लोग एक एक करके पाथवे को डील करते चलेंगे, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, CAMP पाथवे। तो CAMP पाथवे क्या होता है, चलिए। CAMP जो है CMP फॉस्फोडाइस्टरेज जो है वो क्या काम करता है, CAMP को AMP में कन्वर्ट करता है। कैसे, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करके, ठीक है। तो जो CAMP फॉस्फोडाइस्टरेज, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फॉस्फोडाइस्टरेज का फंक्शन देखा, क्या करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो CAMP में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है उसको ये ब्रेक कर देता है, जिससे CMP AMP में कन्वर्ट हो जाता है। और जब CMP AMP में कन्वर्ट हो जाता है तो CMP का लेवल जो है वो रिड्यूस कर जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो GI प्रोटीन जो है वो क्या, GI प्रोटीन जो है इनहिबिटरी प्रोटीन है, जो कि क्या करता है, AC को इनहिबिट करता है, यानी एडिनिलाइड साइक्लेज को इनहिबिट करता है। एडिनिलाइड साइक्लेज को इनहिबिट करने का मतलब, यानी AC को जब इनहिबिट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि CMP का प्रोडक्शन कम होगा। ऑब्वियसली अभी देखा हम लोगों ने, CMP का प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है। ये इंट्रासेलुलर लेवल पे काम, इंट्रासेलुलर CMP जो है वो रेगुलेट होता है किसके बीच में, दो एंजाइम के बीच में। तो इंट्रासेलुलर लेवल में CMP रेगुलेट होता है दो एंजाइम के बीच में, कौन कौन सा, AC और PD। जब AC होगा CMP AC, जब AC मिलेगा तो CMP का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। जब PDE होगा तो CMP का प्रोडक्शन जो है कम होगा, डिक्रीज करता है, क्योंकि ये फॉस्फोडाइस्टरेज बॉन्ड को ब्रेक करके वापस से मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से CMP पाथवे देखने को मिलता है। यहाँ देखिए, जो ATP है, ATP को कन्वर्ट कर दिया CAMP में AC एंजाइम के प्रेजेंस में। तो ATP को AC एंजाइम के प्रेजेंस में ये CMP में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ से जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था उसको यहाँ पे, यानी कि पायरोफॉस्फेट को रिलीज करा करके ये कन्वर्ट कर दिया किसमें, CAMP में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा CMP पाथवे। हम लोग डिटेल वर्जन में चलेंगे CMP पाथवे के। चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर कैसे ये काम करता है। तो ये आप ये देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये क्या है, रिसेप्टर है। ये क्या है, रिसेप्टर है, GPCR रिसेप्टर है। कौन सा रिसेप्टर है, GPCR रिसेप्टर है, जिसमें 7 डोमेन है, 1 2 3 4 5 6 7 डोमेन है। तो यहाँ पे कोई लिगेंड आकर के बाइंड नहीं किया हुआ है, नहीं बाइंड किया है। तो यहाँ पे देखिए हेटेरोट्राइमेरिक फॉर्म में G प्रोटीन लगा हुआ है, अल्फा बीटा गामा में। अल्फा देखिए हमने बताया था, अल्फा और गामा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, जबकि बीटा नहीं होता है। तो कैसे होता है, देखिए डायग्राम के थ्रू आप विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए थोड़ा, ठीक है। जो अल्फा है वो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड है, और गामा जो है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड है, जबकि बीटा नहीं है। तो यहाँ पे अल्फा जो है किससे बाउंड होके रखा है, GDP से। कब, जब कोई लिगेंड यहाँ पे बाउंड नहीं किया है। तो ये कौन सा फॉर्म है, ये इनएक्टिव, या आप बोलिए कि ऑफ, ठीक है, ऑफ GPCR है, ठीक है, ऑफ GPCR। तो अल्फा सब यूनिट से GDP लगा हुआ है, यानी ये इनएक्टिव फॉर्म में है। अब क्या हुआ कि जब लिगेंड आकर के यहाँ पे बाइंड किया, तो जैसे ही यहाँ पे लिगेंड आकर के बाइंड किया वैसे ही ये GPCR एक्टिव हो गया। तो GPCR एक्टिव होने के बाद GEF नाम का प्रोटीन जो है वो एक्टिव हुआ, GEF नाम का प्रोटीन एक्टिव हुआ, ठीक है। और ये एक्टिवेट होने के बाद क्या हुआ, जी प्रोटीन एक्टिवेट हो गया। जी प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद क्या हुआ कि ये मोनोमर और डाइमर फॉर्म में जो जी प्रोटीन था उसको कन्वर्ट किया, यानी कि जो मोनोमर फॉर्म होगा वो जी अल्फा फॉर्म होगा, जो डाइमर फॉर्म होगा वो बीटा और गामा फॉर्म होगा, यानी ये वाला फॉर्म डाइमर हो और ये वाला फॉर्म मोनोमर है। तो यहाँ पे कौन सा CMP पाथवे पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कौन सा सब यूनिट होगा, GS अल्फा सब यूनिट होगा। कौन सा सब यूनिट होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, GS अल्फा, ठीक है। GS अल्फा सब यूनिट यहाँ पे काम करेगा। और जब जैसे ही ये मोनोमर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ऑब्वियसली सी बात है कि जैसे ही मोनोमर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ ये
एक्टिव हो गया, यानी कि इससे आकर के कौन बाइंड कर गया, जीटीपी बाइंड किया, जीटीपी बाइंड किया तभी ये मोनोमर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। तो अब जैसे ही ये एक्टिव हो गया तो जीएस अल्फा जैसे ही एक्टिवेट हो गया तो एक्टिव होने के बाद ये एसी को एक्टिव कराएगा, ठीक है, एसी को एक्टिव कराएगा। तो एसी जब एक्टिव हुआ तो ये एटीपी को पकड़ पकड़ के चुन चुन के सीएमपी में कन्वर्ट कराएगा, बोलेगा तू पकड़ के तू जल्दी से सीएमपी में कन्वर्ट हो जा, नहीं तो कूट कूट के सीएमपी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो एटीपी को एसी जो है वो सीएमपी में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे सीएमपी में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, सीएमपी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। सीएमपी का प्रोडक्शन क्यों ज़्यादा होगा, किस लिए सीएमपी बना, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पीकेए नाम का एंजाइम है, दैट इज प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम है, जिसके पास 4 सब यूनिट होता है, जिसमें से 2 जो होता है रेगुलेटरी सब यूनिट होता है और 2 जो होता है कैटेलिटिक सब यूनिट होता है। तो जो रेगुलेटरी सब यूनिट होता है, प्रत्येक रेगुलेटरी सब यूनिट पे 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ईच रेगुलेटरी सब यूनिट हैविंग 2 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन ईच रेगुलेटरी सब यूनिट। तो इस तरह से 2 रेगुलेटरी सब यूनिट होता है, 2 कैटेलिटिक सब यूनिट होता है। जब यहाँ पे लिगेंड की तरह काम करेगा कौन, सीएमपी। जब सीएमपी यहाँ पे बाइंड नहीं किया हुआ है, यानी कि जब जो है यहाँ पे लिगेंड नहीं होगा, ठीक है, तब यहाँ पे ये इस फॉर्म में होगा और यहाँ पे सीएमपी आके बाइंड नहीं करेगा, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। जब यहाँ पे ऑलरेडी लिगेंड आके बाइंड कर दिया है, सीएमपी का प्रोडक्शन हो चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो जितने भी रिसेप्टर्स इसमें रेगुलेटरी सब यूनिट पे प्रत्येक रेगुलेटरी सब यूनिट पे 2 आपको रिसेप्टर दिख रहे होंगे। इस प्रत्येक रिसेप्टर से आकर के ईच एंड एवरी रिसेप्टर से आकर के सीएमपी क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। सीएमपी यहाँ पे लिगेंड की तरह काम करेगा। जैसे ही ये इससे बाइंड करेगा, ठीक है, चारों रिसेप्टर से बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद ये पीकेए ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही ये बाइंड कर गया सीएमपी, इससे ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये डिसोसिएट कर गया, यानी कैटेलिटिक सब यूनिट अलग और रेगुलेटरी सब यूनिट अलग हो गया। तो यहाँ कैटेलिटिक सब यूनिट अलग हो गया, यानी कि पीके एक्टिव हो गया। पीके एक्टिव हो गया तो कैटेलिटिक सब यूनिट एंटर कर गया कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्रेब नाम का प्रोटीन होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो अब जैसे ही कैटेलिटिक सब यूनिट जो है वो एंटर किया, चूंकि कैटेलिटिक सब यूनिट क्या था, पीकेए था। पीकेए यानी कि वो भी एक्टिव पीकेए। एक्टिव पीकेए का मतलब प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम। तो प्रोटीन काइनेज यानी कि इसके पास काइनेज एक्टिविटी है, और काइनेज क्या करता है, फॉस्फेट को ऐड कराता है। फॉस्फेट को क्यों ऐड कराता है, एंजाइम को, किसी भी प्रोटीन को, एंजाइम को एक्टिवेट कराने के लिए। तो यहाँ पे क्रेब इनएक्टिव है, कैटेलिटिक सब यूनिट आएगा। यहाँ पे आने के बाद काइनेज नेचर होने के कारण ये क्या करेगा, क्रेब पे क्या करेगा, यहाँ पे फॉस्फेट ऐड करा देगा। फॉस्फेट ऐड कराने के बाद ये एक्टिव हो जाएगा। अब एक्टिव हो गया, अब एक्टिव होने के बाद ये आगे का फंक्शन करेगा। यहाँ पे जो है इसके साथ इसका दोस्त आएगा, दैट इज सीबीपी। सीबीपी क्या है, क्रेब बाइंडिंग प्रोटीन है। तो सीबीपी आकर के क्रेब के साथ हाथ मिला लेगा, दोस्ती बना लेगा और इस तरह से बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद ये आकर के जो डीएनए है उसके CRE के प्लेस पे आकर के बाइंड कर जाएगा। CRE क्या है, सीएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट। यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो रिस्पॉन्स किस फॉर्म में जनरेट होगा, जिस जीन का ये सिग्नल लेके आया था ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए, उस जीन का यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। क्लियर है। एक बार हम इस बात पे और चलते हैं, ठीक है। जब लिगेंड जो है बाइंड नहीं किया हुआ है तो ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है, यानी ऑफ GPCR है। और ये हिट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन जो है हिट्रोट्राइमेरिक फॉर्म में है। अल्फा सब यूनिट जो है GTP से लगा हुआ है, इनएक्टिव है। जब लिगेंड जैसे ही आकर के बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद GF एक्टिव हुआ। एक्टिव होने के बाद ये जो हिट्रोट्राइमर फॉर्म में था वो डाइमर और मोनोमर में कन्वर्ट हो गया। तो मोनोमर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे जो काम करेगा कौन सा अल्फा फॉर्म काम करेगा, GS अल्फा फॉर्म काम करेगा। तो ये मोनोमर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और GS अल्फा जो है यहाँ पे से कौन GDP को रिप्लेस करके कौन आ गया, GTP आ गया। GTP आने के बाद ये एक्टिव हो गया, यानी मोनोमर और डाइमर बना। डाइमर कौन, बीटा और गामा। मोनोमर कौन, G अल्फा। ठीक है। जब ये एक्टिवेट हो गया
ये एसी को एक्टिवेट किया, एसी क्या करेगा, एटीपी को चुन चुन के पकड़ पकड़ के वो सीएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं होगा तो कूट के करेगा, ठीक है। सीएमपी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, सीएमपी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो जो प्रोटीन काइनेज इनएक्टिव फॉर्म में था वो प्रोटीन काइनेज एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कि इसके रेगुलेटरी सब यूनिट पे आकर के जो है बाइंड करेगा, यहाँ पे सीएमपी बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद ये डिसोसिएट कर जाएगा, रेगुलेटरी अलग, कैटालिटिक अलग। अब कैटालिटिक जो सब यूनिट है वो काइनेज एक्टिविटी होने के कारण क्या करेगा, ये फॉस्फेट को ऐड कराएगा। फॉस्फेट को ऐड क्यों कराएगा, क्योंकि जिस पे भी ये फॉस्फेट को लगाएगा उसको एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करने के बाद फिर आगे का रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो अब ये आ गया न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्रेब नाम का प्रोटीन होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये उस पर फॉस्फेट का ऐड करा देगा। ऐड कराने के बाद क्रेब एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद इसका दोस्त आएगा सीबीपी, क्रेब बाइंडिंग प्रोटीन, और ये यहाँ करके बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद सीएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट पे आकर के बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। जिस जिनका सिग्नल लेके आया था उस इनका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ये था सीएमपी पाथवे। एक सीएमपी पाथवे आप समझ गए हो, सारे पाथवे इजी एंड हलवा एंड सूजी एंड मक्खन एंड मलाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ठीक है, हलवा एंड सूजी नहीं, सॉरी सूजी का हलवा, ठीक है। हाँ, मतलब कहने का मतलब आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि हम हलवा खिलाने बैठे हैं, हमको बनाने नहीं आता है हलवा, ठीक है, कहाँ खिलाएंगे। तो पीकेए यहाँ पे क्वेश्चंस आता है कि जो रेगुलेटरी सब यूनिट होता है कितना होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है। तो ये आपको याद रखना है कि 2 रेगुलेटरी सब यूनिट होता है, 2 कैटालिटिक सब यूनिट होता है। और ये भी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि रेगुलेटरी सब यूनिट में कितने रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक रेगुलेटरी सब यूनिट में 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, यानी ईच रेगुलेटरी सब यूनिट हैविंग 2 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। बहुत ही मतलब जो भी चीज़ें मैं लिखी हूँ ना हर स्लाइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी मैंने वेस्ट चीज़ तो डाला ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हमारा सीएमपी पाथवे खत्म होता है एंड हलवा होकर के पेट में डाइजेस्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं IP3 डैग पाथवे में, ठीक है। जो भी दे रहे हैं उसको खा के पचा दीजिएगा, निकालिएगा नहीं, उसको दिमाग में वापिस से रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग IP3 डैग पाथवे हम लोग पढ़ेंगे। तो IP3 डैग पाथवे में अब ये जो है लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर में GPCR प्रेजेंट है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम सिग्नलिंग चलेगा। कैसे, जब लिगेंड आकर के बाइंड करेगा, लिगेंड आकर के जब बाइंड करेगा GPCR एक्टिव होगा, जब लिगेंड बाइंड नहीं करेगा तो GPCR कभी एक्टिव नहीं होगा। तो जैसे ही लिगेंड आकर के बाइंड करेगा GPCR एक्टिव हो जाएगा। GPCR एक्टिव होगा तो क्या होगा, जी प्रोटीन एक्टिव होगा, मतलब जी प्रोटीन एक्टिव होगा यानी GEF जो प्रोटीन है वो एक्टिव होगा। तो क्या होगा, जी प्रोटीन को एक्टिव करेगा। जी प्रोटीन एक्टिव होने का मतलब क्या हुआ कि अल्फा बीटा और गामा सब यूनिट जो है वो मोनोमर और डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। मोनोमर और डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट करने का तो यानी कि मोनोमर हुआ, यानी कि GDP से GTP आकर के बाइंड कर जाएगा। और यहाँ पे जो जी अल्फा कौन सा सब यूनिट, जी अल्फा का कौन सा सब यूनिट काम करेगा, GQ अल्फा सब यूनिट यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो GQ अल्फा सब यूनिट यहाँ पे जो है GQ अल्फा सब यूनिट GTP आकर के बाइंड कर जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही एक्टिव हो जाएगा PLC को एक्टिव करेगा। PLC व्हाट, फॉस्फोलिपेज C एंजाइम को एक्टिव करेगा। तो ये फॉस्फोलिपेज C एंजाइम जैसे ही एक्टिव किया वो क्या करेगा, PIP2 को क्लीव कर देगा, यानी इसको 2 हिस्से में बांट देगा। कौन कौन सा हिस्सा, तो PIP2 को ये क्लीव कर देगा IP3 और डैग में। डैग जो होता है वो डरपोक होता है, इसीलिए D फॉर डैग, D फॉर डरपोक, तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। डैग जो होता है वो डरपोक होता है, इसीलिए ये क्या करेगा, यहाँ पे आकर के मेम्ब्रेन में ये बाउंड होता है। डैग डरपोक होने के कारण मेम्ब्रेन में बाउंड होता है। और जो IP3 होता है वो बहुत बहादुर होता है, कहीं भी चला जाएगा। तो एक्चुअली में ये जाएगा कहाँ, ये ER में जाएगा, दैट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाकर के ये कैल्शियम चैनल को ओपन कराएगा। कैल्शियम चैनल को ओपन कराने के बाद कैल्शियम आयन यहाँ से बाहर आएगा। बाहर आने के बाद वो फिर डिफरेंट पाथवे में एंटर करेगा। तो इसको हम लोग जो है डिटेल पाथवे भी अभी हम लोग देखेंगे, जितनी चीज़ें कही है वो भी पाथवे हम लोग देखेंगे। तो लिगेंड आया, बाइंड किया, GPCR एक्टिव हुआ, PLC को एक्टिवेट किया, PIP2 को क्लीव किया, IP3 एंड डैग में। दिस इज द नॉर्मल, आप यहाँ पे ये समझिए, ठीक है। इसका डिटेल पाथ पे हम चलेंगे। लिगेंड क्या हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, ग्रोथ फैक्टर हो सकता है,
एंड हाइपरट्रॉफिक स्टिमुलाई हो सकता है, जैसे एंजियोटेंसिन सेकेंड। PIP2 क्या होता है? फॉस्फोटाइडल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट होता है। IP3 क्या होता है? इनोसिटोल फॉस्फेट, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट होता है, या फिर इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ये दोनों नाम याद रखें, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं ये कभी इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट भी दिया होता है, कभी इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट भी दिया रहता था। ऐसे आता विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मैसेंजर, 2 मार्क्स वाले में। पार्ट बी वाले क्वेश्चंस में या तो ये लिखा रहेगा, या तो ये लिखा रहेगा, या तो IP3 लिखा रहेगा। क्लियर? ये है IP3 डैग पाथवे। चलिए अब हम लोग IP3 डैग पाथवे के थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे। थोड़ा सा डिटेल में क्या, जो अभी बताया उसी में चलेंगे, वही चीजें हैं। ठीक है, चलिए आप लोग जो है देखिए कैसे होता है इसे। तो GPCR है, यहाँ पे लिगेंड आके बाइंड नहीं किया, यहाँ पे इनएक्टिव है, ऑफ है GPCR। जहाँ पे अल्फा से कौन बाउंड करके रखा है? GDP, और GDP बाउंड करके रखा है, और बीटा गामा सब यूनिट है। देखिए हम लोग इतने दिन से तभी से बोल रहे थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड होके रहता है अल्फा और गामा। तो किस तरीके से बाउंड होके रहता है? ये देखिए, ये देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए। अल्फा और गामा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है, जबकि बीटा बाउंड नहीं होता है। तो अल्फा जब GDP से बाउंड किया हुआ है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में है, राइट। और यहाँ पे कौन सा अल्फा फॉर्म काम करेगा? GQ अल्फा फॉर्म काम करेगा। ठीक है, उसके बाद जब लिगेंड आकर के, ये है लिगेंड, ठीक है। तो जब लिगेंड यहाँ पे आकर के GPCR के रिसेप्टर से बाइंड कर गया, बाइंड करने के बाद क्या हुआ? जी एक्टिवेट हुआ, जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, जी प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद मोनोमर फॉर्म बनाया एंड डाइमर फॉर्म बनाया। तो मोनोमर फॉर्म कौन बनाएगा? अल्फा, जी अल्फा। डाइमर फॉर्म कौन बनाएगा? बीटा एंड गामा सब यूनिट। उसके बाद जी अल्फा से जब GTP आकर के बाउंड हो गया, तो GTP जैसे ही बाउंड हुआ तो एक्टिव हो गया, मोनोमर फॉर्म में हो गया, और ये PLC को एक्टिवेट कर गया। PLC क्या करेगा? PIP2 को क्लीव कर देगा। ये रहा PIP2, और यहाँ पे है डैग। ठीक है, ये देखिए, ये है डैग और ये है PIP2। तो ये PLC PIP2 को क्लीव करेगा IP3 एंड डैग में। तो IP3 एंड डैग में जो है ब्रेक कर देगा, यानी क्लीव कर देगा। ये IP3 जो है यहाँ से इंटर कर जाएगा कहाँ पे? ER में। ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज ER। यहाँ पे ER में ये इंटर करेगा। ER में इंटर करने के बाद ये कैल्शियम चैनल को ओपन कराएगा। ये कैल्शियम चैनल ओपन कराया। ओपन कराने के बाद यहाँ जो ER में जो कैल्शियम आयन प्रेजेंट था, उस कैल्शियम आयन को ये पकड़ के क्या कराएगा? मतलब कैल्शियम आयन यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो IP3 मतलब एक तरह से रखे कि गेट खोलने का काम कर रहा है। तो ER पे आया, यहाँ पे कैल्शियम चैनल को ओपन कराया। ओपन कराने के बाद क्या हुआ? कैल्शियम आयन को बाहर रिलीज करा दिया। अब जब कैल्शियम आयन बाहर आ गया तो ये डैग के साथ मिल करके PKC को एक्टिव कर देगा। क्या करेगा? कैल्शियम आयन डैग के साथ मिलके PKC को एक्टिव कर देगा, और एक्टिव करने के बाद फिर आगे का रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से PKC क्या है? जो है प्रोटीन काइनेज C एंजाइम। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे आपको डायग्राम से दिखाने, मान लीजिए कि ये डैग है, ठीक है, और ये यहाँ पे आया कैल्शियम आयन, ये यहाँ पे कैल्शियम आयन आके बाइंड किया, और बाइंड करने के बाद ये जो है तीसरा कोई PKC को एक्टिव किया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीजें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से IP3 डैग पाथवे चलता है। अब IP3 डैग पाथवे को हम ये वाले वर्जन को एक बार और चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो जब लिगेंड बाइंड नहीं किया हुआ है, GPCR इनएक्टिव है, हेट्रोट्राइमर फॉर्म में। हेट्रो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ डिफरेंट सब यूनिट है, सेम सब यूनिट नहीं है, क्योंकि अल्फा ही सेम सारे नहीं है, या बीटा ही सारे नहीं है, या गामा ही सारे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा बीटा गामा 3 तरह के सब यूनिट प्रेजेंट है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड हेट्रो एंड ट्राइमर। 3 है इसलिए ट्राइमर, डिफरेंट है इसलिए क्या? हेट्रो। तो यहाँ पे लिगेंड जब बाइंड नहीं करेगा तो इनएक्टिव GPCR रहेगा। इनएक्टिव GPCR का मतलब जी प्रोटीन कैसा होगा? हेट्रोट्राइमेरिक फॉर्म में होगा। अल्फा से कौन जुड़ा होगा? GTP जुड़ा होगा। कौन सा यहाँ पे G अल्फा फॉर्म काम करेगा? Q अल्फा फॉर्म काम करेगा। ठीक है, GQ अल्फा फॉर्म काम करेगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है लिगेंड जो है आकर के बाइंड करेगा। लिगेंड आकर के बाइंड करने के बाद क्या होगा कि जो है जी प्रोटीन एक्टिव होगा। जी प्रोटीन एक्टिव होने के बाद मोनोमर डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। मोनोमर फॉर्म में जी अल्फा
जी अल्फा प्रोटीन होगा जिससे कि जीटीपी आकर के बाइंड कर जाएगा और डाइमा फॉर्म बीटा गामा बनाएगा। अब जब जीटीपी जो अल्फा सब यूनिट एक्टिव हो चुका है तो वो पीएलसी को एक्टिव करेगा। पीएलसी क्या करेगा, पीआरपी2 को पकड़ के क्लीव कर देगा, तोड़ देगा। ठीक है, तोड़ने के किसमें इसको ब्रेक करेगा पीआईपी2 को, किसमें, आईपी3 और डैग में। आईपी3 क्या, डैग जो है डरपोक है इसलिए वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर छुपा हुआ रहेगा, और आईपी3 क्या करेगा, बहादुर है इसलिए वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास चला जाएगा। वहां जाके क्या कराएगा, कैल्शियम आयन के चैनल को ओपन कराएगा। ओपन कराने के बाद क्या करेगा, वहां से जो कैल्शियम को कैद करके रखा हुआ था कैल्शियम को रिलीज करा दिया जाएगा। उसके बाद ये कैल्शियम डिफरेंट पाथवे में जाएगा, जैसा कि एक पाथवे हमने आपको भी बताया कि ये कैल्शियम आयन डैग के साथ बाइंड करके पीकेसी को एक्टिव करेगा, पीकेसी यानी कि फॉस्फोकाइनेज सी एंजाइम को। ठीक है, अब ये डिफरेंट और भी आगे फंक्शन करता रहेगा, हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ते रहेंगे। तो हम लोगों ने अभी सीएमपी पाथवे पढ़ा, आईपी3 डैग पाथवे पढ़ा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स। कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सबसे पहले कैल्मोड्यूलिन के बारे में पढ़ते हैं। तो कैल्मोड्यूलिन क्या है एक्चुअली में, जो कैल्शियम मॉड्यूलेटेड प्रोटीन है। कैल्मोड्यूलिन क्या है, कैल्शियम मॉड्यूलेटेड प्रोटीन है। आप देख लीजिए यहाँ पे कैल्मोड्यूल इन, ठीक है, कैल्शियम से कैल लिया गया है, मॉड्यूलेटेड से मॉड्यूल लिया गया है, प्रोटीन से आईएन लिया गया है, और ये बन गया कैल्मोड्यूलिन, यानी कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो कि कैल्शियम के साथ बाइंड करके किसी भी प्रोटीन को एक्टिव करता हो। दैट इज द कैल्मोड्यूलिन, यानी कि कैल्शियम मॉड्यूलेटेड प्रोटीन है। जो कैल्मोड्यूलिन होता है वो स्मॉल होता है, हाईली कंजर्व फॉर्म में रहता है, और जो कैल्शियम होता है वो साइटोसॉलिक साइड पर एसिडिक प्रोटीन के साथ बाइंडिंग करता है, और बाइंड करता है जो कि सभी यूकैरियोट्स में पाया जाता है। ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है, जिसमें कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है किसके लिए, सेकेंडरी मैसेंजर के लिए। तो सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन से हैं, सीए कैल्शियम आयन है, सीएएमपी है, ठीक है, आईपी3 है, ये सभी सेकेंडरी मैसेंजर है। ठीक है, तो ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, और किसके लिए, सेकेंडरी मैसेंजर। रिसेप्टर बिना लाइगेंड के कुछ नहीं है। सेकेंडरी मैसेंजर कौन होगा, लाइगेंड होगा, किसके लिए, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के लिए। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है जिसका सेकेंडरी रिसेप्टर किसके लिए, सेकेंडरी मैसेंजर के लिए, जैसे कैल्शियम आयन। ठीक है, और कैल्शियम आयन का बाइंडिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कैल्शियम आयन बाइंड नहीं होगा तो कैल्मोड्यूलिन एक्टिव नहीं होगा। तो जब कैल्शियम आयन बाइंड होगा तो एक्टिवेशन होगा किसका, कैल्मोड्यूलिन का। एक बार जब कैल्शियम आयन बाइंड कर गया तो जो कैल्मोड्यूलिन है वो कैल्शियम सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन पाथवे में एक्ट करने लगेगा, और वो डिफरेंट टारगेट प्रोटीन जैसे कि काइनेज या फॉस्फेटेज के साथ इंट्रैक्शन करेगा। जो कैल्मोड्यूलिन होता है उसके पास टोटल 4 बाइंडिंग साइट्स होते हैं, किसके लिए, कैल्शियम के लिए। कैल्मोड्यूलिन जो है 4 कैल्शियम आयन से बाइंड करता है, अपना कन्फॉर्मेशन चेंज करता है, कन्फॉर्मेशन चेंज करने के बाद टारगेट प्रोटीन पे जाकर के एक्ट करता है और रिस्पॉन्स जनरेट करता है। इस तरह से क्या एक बार और मैं रिपीट कर दूं, क्या क्या होता है। कैल्शियम जो कैल्मोड्यूलिन है वो कैल्शियम मॉड्यूलेटेड प्रोटीन है, यानी कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो कि क्या करता है, कैल्शियम जब बाइंड करता है तब वो फंक्शन करता है, इसलिए कैल्मोड्यूलिन क्या है, कैल्शियम मॉड्यूलेटेड प्रोटीन है। कैल्मोड्यूलिन स्मॉल होता है, हाईली कंजर्व होता है, जो कि साइटोसॉलिक साइड पे एसिडिक प्रोटीन से बाइंड करता है, और ये सभी यूकैरियोट में प्रेजेंट रहता है। ये एक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है जो कि सेकेंडरी मैसेंजर के लिए। कौन कौन सेकेंडरी मैसेंजर, जैसे कैल्शियम आयन। ठीक है, तो जब कैल्शियम आयन बाइंड होता है तब कैल्मोड्यूलिन जो है एक्टिव होता है। अगर ये बाइंड नहीं करेगा तो कैल्मोड्यूलिन एक्टिव नहीं होगा। जब कैल्शियम आयन एक बार बाउंड कर जाता है तो ये जो कैल्शियम सिग्नल इंडक्शन पाथवे है उसको अपना ये परफॉर्म करता है, जो है इंट्रैक्शन को मॉडिफाई करके डिफरेंट टारगेट प्रोटीन्स पे, जैसे काइनेज या फॉस्फेटेज। ठीक है, कैल्मोड्यूलिन के पास टोटल 4 बाइंडिंग साइट्स होता है, किसके लिए, कैल्शियम आयन के लिए। कैल्मोड्यूलिन 4 कैल्शियम आयन से जब बाइंड करता है कन्फॉर्मेशन चेंज होता है, ये एक्टिवेट होता है, उसके बाद टारगेट प्रोटीन पे जाके अपना रिस्पॉन्स शो करता है। तो इस तरीके से ये इनएक्टिव कैल्मोड्यूलिन है। यहाँ देखिए ये रिसेप्टर 1 है, रिसेप्टर 2 है, रिसेप्टर 3 है, रिसेप्टर 4 है। यहाँ पे जो है 4 इसका बाइंडिंग साइट्स बोल दीजिए रिसेप्टर। ठीक है, ठीक है, तो इसके पास क्या होता है, 4 बाइंडिंग साइट है, 1 2
3 4। ठीक है, इसके पास 4 बाइंडिंग साइट है और ये सभी मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ये कैल्शियम है। क्या है, कैल्शियम आयन है। तो यहाँ पे 4 बाइंडिंग डोमेन है, किसके लिए, कैल्शियम आयन के लिए। कैल्शियम आयन आया और इस चारों जो डोमेन था उससे बाइंड किया। बाइंड करने के बाद जो कैल्मिडिलिन था वो इनएक्टिव से क्या हो गया, एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद क्या हुआ, अपने टारगेट प्रोटीन पे जा करके ये अपना एक्टिवेशन शो किया एंड वहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट कराया। ठीक है, डिफरेंट पाथवे में ये काम करेगा। ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है कैल्मिडिलिन का। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे देखिए 2 बाइंडिंग साइट हैं, ये देखिए यहाँ पे एक ये रहा और एक इसके बगल में। इस तरह से 2 यहाँ पे बाइंडिंग साइट्स हैं कैल्शियम के लिए। इसी तरह से नीचे यहाँ पे 2 बाइंडिंग साइट्स हैं जो कि शायद दिख नहीं रहे होंगे आपको। ठीक है, वो थोड़ा कट गया है। इस तरह से यहाँ पे 4 बाइंडिंग साइट्स होते हैं कैल्मिडिलिन में। एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं ध्यान से, ठीक है, तो मेरा मेहनत करना बेकार है, राइट। तो ये है कैल्शियम कैल्मिडिलिन कॉम्प्लेक्स। तो आज हम लोगों ने एक्चुअली में पढ़ा क्या क्या, जीपीसीआर के बारे में पढ़ा, जीपीसीआर के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा कि कैसे जीपीसीआर मैकेनिज्म काम करता है, जी प्रोटीन कैसे काम करता है, जीपीसीआर के जो एक रिसेप्टर है उसके लिए क्या क्या लिगेंड हो सकता है, कितने तरह का जो जी अल्फा सब यूनिट होता है वो कितने टाइप का होता है, कौन कौन से एंजाइम डिफरेंट पाथवे में काम करते हैं, और जीपीसीआर का पाथवे हम लोगों ने स्टार्ट किया जिसमें से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, सीएमपी पाथवे पढ़ लिया, ठीक है, और क्या पढ़ लिया, IP3 डैक पाथवे पढ़ लिया, और एक कैल्शियम कैल्मिडिलिन पाथवे हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट टॉपिक। सब सारे टॉपिक इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट। ठीक है, तो अगर आप लोग सही से ध्यान से सुनेंगे हमारा लेक्चर और पढ़ेंगे तो आई थिंक सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए हलवा हो जाएगा, मक्खन मलाई हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को नहीं जानना गुनाह नहीं है, पर नहीं जानने की कोशिश करना इट्स अ जुर्म। ठीक है, हमारी नज़र में ये जुर्म कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, रिवाइज करते रहिए ताकि जब क्वेश्चन अपलोड हो तो आप आंसर दे सके, क्योंकि पढ़ेगा वही जो आंसर वही देगा जो पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो आंसर दे ही नहीं सकता, और जिसमें गट्स है वही पढ़ सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।